India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण को चाहे वे कितना भी पुराना हो या पुराना नियमित नहीं किया गया जा सकता है, और ऐसे में न्यायालय ने कहा है कि हमारा मानना है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उसे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों की पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए और उनके प्रति कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने के समान होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे गए ढांचे को ध्वस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने लंबे समय से कब्जे के आधार पर ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी और अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को पूर्व नोटिस न भेजने में कथित थूक का आरोप लगाया है और ये कहा है कि कोई चूक इसमें हुई। के बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने निर्णय की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस महादेवन द्वारा लिखित निर्णय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में अवैध निर्माण को पनपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आगे कहा है कि लंबे समय से कब्जा, वित्तीय निवेश और प्राधिकरण की निष्क्रियता अनाधिकृत संरचनाओं को वैध नहीं बनाती है। हालांकि अदालत ने कहा है कि अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता अनाधिकृत निर्माण को वैध नहीं बनने देगी, लेकिन गलत तरीके से पूर्णतः कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। टीएन गोदावरवन मामले में एक आवेदन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पीपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की है। जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गांव के दूरदर्शी सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इस पहल ने न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया है और इस अभूतपूर्व प्रयास ने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के प्रयासों को भी सकारात्मक गति दी है। पीपलांत्री मॉडल के कई सकारात्मक प्रभाव हुए। पर्यावरण की दृष्टि से 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए, जिससे कि भूजल स्तर लगभग 800-900 फीट ऊपर उठा है और जलवायु 3 से 4 डिग्री तक ठंडी हुई है। इन प्रयासों ने स्थानीय जैव विविधता में सुधार किया और भूमि को मिट्टी के कटाव और रेगिस्तानीकरण से बचाया है। आर्थिक रूप से देशी प्रजातियों के रोपण ने स्थायी रोजगार पैदा किए हैं और खासकर महिलाओं के लिए काम उपलब्ध कराया है। सामाजिक रूप से इस मॉडल ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने में मदद की है। गाँव में अब उच्च महिला जनसंख्या अनुपात यानी कि 52% का दुर्लभ गौरव है और ऐसे में ये सुनिश्चित करता है कि सभी लड़कियों को शिक्षा मिले और योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता ने लड़कियों और उनके परिवारों को एक ऐसा समुदाय बनाने में सशक्त बनाया है जो कि लड़की के जन्म पर नाराजगी जताने के बजाय उनका जश्न मनाता है और खुशियां मनाता है। जिस आवेदन पर फैसला सुनाया गया है वह राजस्थान में पवित्र उपवनों से संबंधित था। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार राजस्थान सरकार ने जिलेवार अधिसूचनाओं के माध्यम से पवित्र उपवनों को आपको बता दें कि वन के रूप में अधिसूचित करना शुरू किया और लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर सहमति जताई है कि ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर निर्णय करते समय अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को सारणीबद्ध चार्ट में शामिल करना चाहिए। और कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने को निर्देश नहीं दे सकता है और ऐसे में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जिला एवं सेशन जज द्वारा उनके खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेते हुए ये प्रासंगिक टिप्पणी की। और हाई कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी इसलिए की क्योंकि जज ने जमानत आवेदन खारिज करते समय आपराधिक इतिहास की सारणीबद्ध चार्ट को शामिल नहीं किया। 2020 में हाई कोर्ट ने जमानत आवेदकों के आपराधिक इतिहास को दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं और 2021 में इसी तरह के निर्देशों को अन्य मामले में दोहराया गया है। दूसरे मामले में जारी किए गए उन सामान्य निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में एसएलपी में हटा दिया। वर्तमान मामले में न्यायिक अधिकारी ने दिसंबर 2022 में संबंधित जमानत आदेश पारित किया और हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। आदेश में हाईकोर्ट ने देखा कि न्यायिक अधिकारी की कार्रवाई न्यायिक अनुशासन के बराबर है। हाईकोर्ट के अवलोकन को चुनौती देते हुए जज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जुगल किशोर के मामले में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है तो न्यायालय के को जमानत आवेदनों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ सकती है, जिससे कि अभियोजक निर्धारित सारणीबद्ध प्रारूप में विवरण प्रस्तुत कर सके। न्यायालय ने कहा है कि यदि हाईकोर्ट ये निर्देश देता है कि प्रत्येक जमानत आदेश में चार्ट को एक विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए तो ये ट्रायल कोर्ट को दिए गए विवेक में हस्तक्षेप होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में आग की सर्वेक्षण करने के निर्देश देने के लिए समान राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश दिया, जिसमें अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतरिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चैम्बर में मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 24 फरवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया, जिसके एक सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करेगा, जो पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 की स्थिति से बदलने पर रोक लगाता है। राखी सिंह द्वारा दायर पहली याचिका में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर वजूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया, जबकि भगवान विश्वेश्वर द्वारा दायर दूसरी याचिका, जिसका प्रतिनिधित्व उनके अगले मित्र एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी कर रहे हैं, का दावा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित है। दूसरी याचिका एडवोकेट सौरभ तिवारी और विकास कुमार के माध्यम से दायर की गई है। एडवोकेट संजय कुमार सिंह के माध्यम से दायर दूसरी याचिका में वाराणसी कोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें संपूर्ण ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का अतिरिक्त एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें मस्जिद की केंद्रीय गुंबद के नीचे के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका एएसआई ने पहले से सर्वेक्षण नहीं किया है। दोनों याचिकाएं प्रभावी रूप से परिसर के उन हिस्सों का एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग करती है जहां अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश को देश में मध्य युगीन मस्जिदों और दरगाहों के स्वामित्व का दावा करने वाले कई मुकदमे दायर करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहार और मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुधार की संभावना पर विचार करते हुए 4 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न और हत्या के दोषी की मौत की सजा को कारावास की सजा में बदल दिया है। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस
के.वी. विश्वनाथन की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 377 और पॉक्सो पर लगाई गई दोष सिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की गई थी, जबकि न्यायालय ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। उसने एक प्रोजेक्ट 39A द्वारा छूट कारक जांच रिपोर्ट, 2 वडोदरा सेंट्रल जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट और 3 मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें आरोपी के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया। अदालत ने आरोपी की मौत की सजा को घटाकर 25 साल की कैद की सजा कर दी है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि सुधार की संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई है। तथ्यों के अनुसार आरोपी 4 वर्षीय बच्चे को उसके घर से आइसक्रीम खरीदने के बहाने ले गया था, जबकि मृतक के माता पिता काम पर गए हुए थे। आरोपी ने मृतक को ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। एक महत्वपूर्ण गवाही चर्चा की चाची, मृतक की जो चाची थी और जो आरोपी के तब मिली थी जब वह मृतक को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया था। कोर्ट ने माना कि बिना किसी छूट के 25 साल की अवधि के कारावास की सजा एक उचित सजा होगी। तथ्यों पर अभियुक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की राशि को भी रद्द कर दिया गया। मुंबई में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या एसएटी में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड और सेबी ने वायदा और विकल्प ट्रेडों में अनियमितताओं के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक ट्रेडिंग सदस्य प्रतिभा विनिहित लिमिटेड की जांच की है और यह आरोप लगाया है कि आवेदक सेबी नियमों का उल्लंघन करते हुए समान मात्रा में विकल्प अनुबंधों की खरीद और बिक्री के गैर वास्तविक व्यापार में संलग्न था। बता दें आपको कि इन निष्कर्षों के बाद सेबी ने एक संघर्ष विराम आदेश जारी किया है और न्याय निर्णय कार्रवाई शुरू की है। बाद में कारण बताओ नोटिस जारी किया और मुंबई में इंडिया लीगल रिसर्चर अभिषेक पांडे केस पर नजर रख रहे हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक पांडे का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है आपके पास और इस जो खबर है इस पर तफसील से जानकारी दें। नमस्कार मैम जी। एपिलेंट ने इनिशियली सेबी के कंसेंट मैकेनिज्म के अंदर एक सेटलमेंट प्रपोज किया, जिसमें बिना अपनी गिल्ट पे एक्सेप्ट या डिनाई किए 10 लाख रुपए पे करने का तय किया, जिससे अलीज वॉयलेशन का रिजोल्यूशन हो सके। ये सेटलमेंट सेबी की इन्वेस्टिगेशन के रिस्पॉन्स में किया गया था, जिसमें एपिलेंट के एक्शन को सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वॉयलेशन के रूप में देखा गया था। एप्लीकेंट के एग्रीमेंट के बाद हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी ने केस को रिव्यू किया और सेटलमेंट को एक्सेप्ट करने की रिकमेंडेशन दी। फिर सेबी ने एक कंसेंट ऑर्डर इशू किया, जिससे अर्लियर इंटरिम ऑर्डर रिवोक कर दिया गया और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को फॉर्मली क्लोज कर दिया गया। लेकिन सेटलमेंट के बाद भी एप्लीकेंट ने कुछ ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जिसको सेबी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के वॉयलेशन माना। सेबी ने इन एक्शंस के रिस्पॉन्स में एक नया इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिससे ये कहा गया है कि एक्शन प्लान वाले ऑर्डर के कंडीशंस को ब्रीच करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स को दोबारा रिवाइज किया गया। ये इंटरिम ऑर्डर एक्स पार्टी पास किया गया, व्हिच बिकेम द मेन इशू ऑफ लीगल डिस्प्यूट। आज स्टैट की हियरिंग में एज पर द काउंसिल ऑफ अपीलेंट, सेबी ने कंपनी के कंसर्न्स को एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं दिया और एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास किया, जो नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल अगेंस्ट था। ऑन द अदर हैंड, रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने कहा कि एप्लीकेंट ने बार बार कंसेंट ऑर्डर के टर्म्स को ब्रीच किया है और सेबी के रेगुलेशंस का वायलेशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एप्लीकेंट ने सेबी और एनसीएलटी दोनों में एक ही इशू पर पैरेलल केसेस फाइल किए हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स को कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। इन मल्टीपल वायलेशंस को ध्यान में रखते हुए इंटरिम ऑर्डर सही तरीके से पास किया गया था। इस मैटर को पार्टी ने सुना गया और एप्लीकेंट के काउंसिल ने कोर्ट से रिजॉइंडर फाइल करने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने एप्लीकेंट को 2 हफ्ते का वक्त दिया और ये मैटर नेक्स्ट हियरिंग के लिए 10 जनवरी 2025 शेड्यूल किया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सहायक प्रजनन तकनीक और सैरोगेसी पर भारतीय कानून की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत वर्तमान व्यवस्था को कई लोग प्रतिबंधात्मक और मनमाना मानते हैं। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सैरोगेसी में कानून बंदिशें आखिर क्या है।
द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 ने इंडिया में सरोगेसी के लिए एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाया है। ये एक्ट सिर्फ एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी की परमिशन देता है और कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में सरोगेट मदर को सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस के लिए पैसा मिलता है। ये सिर्फ उन्हीं लीगली मैरिड इंडियन कपल्स के लिए अलाउड है जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। वाइफ की एज 23 to 50 और हस्बैंड की 26 to 55 के बीच होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट्स, लिव इन पार्टनर्स, LGBTQ+ लोग और फॉरेन नेशनल सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सरोगेट मदर को मैरिड वुमेन होना चाहिए जिनकी एज 25 to 35 हो और जिसका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड हो। एक वुमेन सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये रूल्स आर्बिट्ररी, एक्सक्लूशनरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ है जो इक्वालिटी की गारंटी देता है। लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एडॉप्शन के लिए एलिजिबल होने के बावजूद सिंगल वुमेन को सरोगेसी के लिए एक्सक्लूड करना अनफेयर है। इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया गया है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का हवाला दिया गया जो पुट्टास्वामी और सुचिता श्रीवास्तवा केसेस में फंडामेंटल राइट के रूप में माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इंडिया में सरोगेसी के लीगल फ्रेमवर्क पर क्लैरिटी देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की अवहेलना करने और सिविल कोर्ट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद चिकित्सा प्रतिष्ठान चलाने के लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि ये देखते हुए कि सीएमओ ने उसी विवाद में हाईकोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेश का उल्लंघन किया था। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय ने अनाया स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य में पहले के फैसले का उल्लेख किया जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा था कि किराएदारी के संबंध में विवाद चिकित्सा प्रतिष्ठान के पंजीकरण या नवीनीकरण की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। चूंकि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, इसीलिए न्यायालय ने माना कि इसे अंतिम रूप दिया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन सहारनपुर द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता उपयोग और कब्जे के शुल्क के लिए अदालत के निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर रहा था। न्यायालय ने पाया कि सीएमओ द्वारा निपटान का प्रयास वैध था। हालांकि ये याचिकाकर्ता द्वारा किए गए नवीनीकरण आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकता था। जब किराएदारी के बारे में विवाद अभी भी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित था। इसके अलावा नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा जिन दिशा निर्देशों पर भरोसा किया गया वे प्रकृति में वैधानिक नहीं है। ये माना गया है कि पोर्टल पर बार अनिवार्य नहीं था और अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को नवीनीकरण प्राप्त करने से रोका जब उसने सिविल कोर्ट के आदेश से संपत्ति के कब्जे किए। ये माना गया कि एक बार सीएमओ को अंतरिम निषेधाज्ञा का ज्ञान होने के बाद उसे याचिकाकर्ता को किसी भी व्यक्ति के बराबर नहीं माफ कीजिएगा बराबर मानना चाहिए था और जिसके पास वैध किराया समझौता है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में एक आरोपी उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कड़कड़डुमा कोर्ट के जज समीर वाजपेयी ने खालिद को अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों की राहत दी है। जज ने आदेश दिया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होना चाहता है और अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। कोर्ट उसे वांछित राहत देना उचित समझता है। बता दें आपको कि खालिद को 20,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 2 जमानतें देने का निर्देश दिया गया। जमानत की शर्त के तौर पर उसे निर्देश दिया गया है कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें या फिर मामले से जुड़े हुए किसी गवाह या किसी व्यक्ति से संपर्क न करें। बता दें आपको कि इसके अलावा उसे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलना चाहिए और अपने घर या उन जगहों पर रहना चाहिए जहां पर शादी समारोह होने हैं।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैर कानूनी सभा के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। तब से खालिद जेल में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने अक्टूबर 2022 में भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें शीर्ष अदालत में अपील दायर करनी पड़ी। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उसके बाद शीर्ष अदालत में उनकी याचिका पर 14 बार सुनवाई स्थगित की गई। 14 फरवरी 2024 को उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जमानत याचिका वापस ले लिया। 28 मई को निचली अदालत ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.